A child. A life untouched by the storm. Learn to be the strength of the old fathers. So that I may fight once more, defeat one more enemy, and return home to her. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे नाम की सुपरहीरो फिल्म के बारे में, जो दिसंबर 18, 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 6 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये फिल्म एवेंजर्स की 5वीं मुख्य फिल्म है और इसमें एक ऐसा क्रूर खतरा आएगा जिसे हर समय ने देखा नहीं है, यानी कहानी थंडरबोल्ट्स के इवेंट के लगभग 14 महीने बाद शुरू होती है, जहां एवेंजर्स, वॉकंडन्स, फंटास्टिक फोर, न्यू एवेंजर्स और एक्स-मेन सब मिलकर डॉक्टर डूम जैसा खतरनाक विलेन का सामना करते हैं। इस फिल्म के लिए रूसो ब्रदर्स जो और एंथनी रूसो डायरेक्टर हैं और रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी डॉक्टर डूम के रूप में वापसी कर रहे हैं, जो पहले आयरन मैन के रूप में जाने जाते थे। फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, थॉर, एंथनी मैकी, कैप्टन अमेरिका, सेबेस्टियन स्टैन, विंटर सोल्जर, सिमू लियू, शैंग-ची, फ्लोरेंस प्यू, येलेना बेलोवा, लेटिशा राइट, शूरी, टॉम हिडलस्टन, लोकी के साथ कई नए और पुराने पात्र शामिल हैं। इसके अलावा एक्स-मेन के लेजेंड्स जैसे पैट्रिक स्ट्यूअर्ट, प्रोफेसर एक्स और इयन मैककेलन, मैग्नीटो भी इसमें नजर आएंगे, जो मार्वल और फॉक्स वर्स के सुपरहीरो यूनाइटेड टीम की तरफ इशारा है। हालांकि पूरा प्लॉट अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि मार्वल ने पहले बताया है, एक्शन सीन्स बहुत बड़े पैमाने पर होंगे और यह फिल्म कुल मिलाकर एमसीयू की सबसे एपिक एवेंजर्स फिल्मों में से एक बनने की उम्मीद रखती है, इसलिए हर मार्वल फैन इसके लिए बहुत उत्साहित है। दोस्तों, हम जानते हैं कि कभी कभी वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए हमने सोचा कि साथ में गेम भी खेलें ताकि आप कभी भी बोर ना हो। अगर आप बोर हो गए तो सारी जानकारी अच्छे से नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप मज़े करते हुए हमारी वीडियो देखें। गेम के साथ साथ हम आपको एवेंजर्स डूम्सडे फिल्म की पूरी जानकारी देंगे, कहानी, कैरेक्टर्स, प्लॉट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और अब तक कमाई, सब कुछ। बस आप हमारी वीडियो को धीरे धीरे देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एवेंजर्स डूम्सडे 2026 फिल्म की पूरी जानकारी देंगे, मतलब हम आपको बताएंगे कि ये फिल्म कहां देख सकते हैं, इसमें कौन सी चीज़ अच्छी थी और कौन सी थोड़ी कमज़ोर लगी, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और उन्होंने क्या रोल निभाया, ये फिल्म कहां बनी, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, मुख्य किरदार कौन है, इसका साउंड ट्रैक कैसे है, कौन से सॉन्ग्स हैं और वे कहां से लिए गए, इसके एक्शन सीन्स कहां शूट किए गए, इसे किस प्रोडक्शन कंपनी ने बनाया और सबसे पहली बार ये फिल्म कहां रिलीज़ हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले ये फिल्म आप थिएटर्स में बड़े पर्दे पर देख सकते हैं, क्योंकि यह मार्वल स्टूडियोज़ की एक बड़ी थिएट्रिकल रिलीज़ है और दुनिया भर के मल्टीप्लेक्सेस में दिखाई जाती है। अगर बाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आती है जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी, जोर हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम वीडियो या एप्पल टीवी, तो उसे आप वहां भी देख सकते हैं जब ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स वहां उपलब्ध हों। अब बात करते हैं कि इस फिल्म में कौन सी बात अच्छी थी, खासकर जो मार्वल फैंस चाहते हैं। इसमें कैरेक्टर इंटरैक्शंस बहुत मज़ेदार और इमोशनल हैं, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत बड़े पैमाने पर हैं, कई बिल्डअप गेम बदलते हैं और सुपर हीरो टीम वर्क शानदार लगता है। फिल्म में जो कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल पंचेस हैं वे ऑडियंस को बांध कर रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि प्लॉट थोड़ा ज़्यादा लंबा या कंफ्यूजिंग हो गया और कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट एजेस थोड़ा तेज़ हो सकता था, मतलब कुछ लोगों को लगा कि कुछ सीन्स थोड़ा स्लो या टाइट एडिटिंग के साथ और बेहतर होते। अब कैरेक्टर्स की बात करें तो इस फिल्म में कई बड़े नाम हैं, थॉर, क्रिस हेम्सवर्थ, कैप्टन अमेरिका, एंथनी मैकी, विंटर सोल्जर, सेबेस्टियन स्टैन, शैंग-ची, सिमू लियू, येलेना बेलोवा, फ्लोरेंस प्यू, शूरी, लेटिशा राइट, लोकी, टॉम हिडलस्टन और वहां तक कि एक्स-मेन के लेजेंड्स प्रोफेसर एक्स, पैट्रिक स्ट्यूअर्ट और मैग्नीटो, इयन मैककेलन भी आते हैं। इन सभी ने अपनी अपनी पर्सनालिटी और रोल बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया। हर किसी के पास कुछ स्पेशल मोमेंट्स थे, कुछ डीप इमोशनल बीट्स थे और कुछ बड़ी एक्शन सीक्वेंसेस में उन्होंने अपनी जान लगाया। फिल्म को रूसो ब्रदर्स जो और एंथनी रूसो ने डायरेक्ट किया है, वही डायरेक्टर्स जिनकी पिछली एवेंजर्स फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़े थे। प्रोड्यूसर मार्वल स्टूडियोज़ के केविन फेज और उनकी टीम है, जो मार्वल फिल्म्स का कंट्रोल रखते हैं। मुख्य किरदार तो वास्तव में पूरी एवेंजर्स टीम ही है। इस बार विलन है डॉक्टर डूम, जो बहुत इंटेलिजेंट, पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल लगता है। जहां तक सॉन्ग्स, साउंड ट्रैक की बात है, फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर 1000 इमोशन से भरा है। बड़े ऑर्केस्ट्रल क्यूज, हीरो थीम्स, विलन थीम्स और कुछ स्पेशल ट्रैक्स हैं जिन्हें ऑफिशियल साउंड ट्रैक रिलीज किया गया है। कुछ ट्रैक्स में आपको वो एनर्जी मिलेगी जो फाइट सीन्स में तीव्रता बढ़ाते हैं और कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं जो इमोशनल सीन्स को हाईलाइट करते हैं।
ये सारे म्यूजिक क्यूज मार्वल के ऑफिशियल कंपोजर्स ने लिए हैं और उन्होंने फिल्म की अद्भुत टोन सेट की है। एक्शन सीन्स की बात करें तो कई बड़े सीक्वेंसेस स्टूडियो सेट्स और रियल लोकेशंस दोनों पर शूट किए गए हैं। खासकर जो सिटी डिस्ट्रक्शन और बैटल रॉयल सीन्स हैं वह स्टूडियो बैकलेट्स पर बारीकी से कोरियोग्राफ किए गए ताकि एक्टर्स और वीएफएक्स सीमलेसली मिल सकें। मार्वल की टीम ने रियल सिटी सेट्स, ग्रीन स्क्रीन्स, मोशन कैप्चर और प्रैक्टिकल स्टंट्स को कंबाइन किया ताकि फाइनल लुक अगली लेवल की लगे। प्रोडक्शन कंपनी का नाम मार्वल स्टूडियोज़ है और फिल्म वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स द्वारा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सबसे पहले ये फिल्म यूनाइटेड स्टेट्स और कई मेजर इंटरनेशनल मार्केट्स में एक साथ बड़ी थिएट्रिकल रिलीज के साथ आए और फिर बाद में वर्ल्ड वाइड कई देशों में लोकलाइज्ड लैंग्वेजेस में भी दिखाई गई, चाहे वो हिंदी डब्ड हो, स्पेनिश हो या किसी और भाषा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप हैं, अवेंजर्स डूम्सडे एक बहुत बड़ी, हाई एनर्जी, इमोशनल और एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसमें मार्वल यूनिवर्स के कई फेवरेट हीरोज एक साथ आते हैं। इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में और भी हर एंगल से बताएंगे, जैसे स्टोरी के मेजर बीट्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आर्क्स, पब्लिक रिएक्शन, बॉक्स ऑफिस और बहुत कुछ, ताकि आप इसे समझकर ही देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर बड़े फिल्म रिव्यू और गेम के साथ यही मज़ा और जानकारी लाते रहते हैं। एक्शन सीन्स की बात करें तो कई बड़े सीक्वेंसेस स्टूडियो सेट्स और रियल लोकेशंस दोनों पर शूट किए गए हैं। खासकर जो सिटी डिस्ट्रक्शन और बैटल रॉयल सीन्स हैं वह स्टूडियो बैकलेट्स पर बारीकी से कोरियोग्राफ किए गए ताकि एक्टर्स और वीएफएक्स सीमलेसली मिल सकें। मार्वल की टीम ने रियल सिटी सेट्स, ग्रीन स्क्रीन्स, मोशन कैप्चर और प्रैक्टिकल स्टंट्स को कंबाइन किया ताकि फाइनल लुक अगली लेवल की लगे। प्रोडक्शन कंपनी का नाम मार्वल स्टूडियोज़ है और फिल्म वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स द्वारा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सबसे पहले ये फिल्म यूनाइटेड स्टेट्स और कई मेजर इंटरनेशनल मार्केट्स में एक साथ बड़ी थिएट्रिकल रिलीज के साथ आए और फिर बाद में वर्ल्ड वाइड कई देशों में लोकलाइज्ड लैंग्वेजेस में भी दिखाई गई, चाहे वो हिंदी डब्ड हो, स्पेनिश हो या किसी और भाषा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप हैं, अवेंजर्स डूम्सडे एक बहुत बड़ी, हाई एनर्जी, इमोशनल और एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसमें मार्वल यूनिवर्स के कई फेवरेट हीरोज एक साथ आते हैं। इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में और भी हर एंगल से बताएंगे, जैसे स्टोरी के मेजर बीट्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आर्क्स, पब्लिक रिएक्शन, बॉक्स ऑफिस और बहुत कुछ, ताकि आप इसे समझकर ही देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर बड़े फिल्म रिव्यू और गेम के साथ यही मज़ा और जानकारी लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस मूवी में आने वाले सभी कैरेक्टर्स के नाम बता देते हैं और इसके बाद हम हर कैरेक्टर का रोल भी बताएंगे कि उसने इस मूवी में क्या क्या किया है। तो फिलहाल अभी हम सिर्फ नाम बता रहे हैं कि इस मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, हॉकाई, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, विशन, एंटमैन, वास्प, ब्लैक पैंथर, फाल्कन, विंटर सोल्जर, कैप्टन मार्वल, लोकी, शांग-ची, स्टार लॉर्ड, गमोरा, ड्रैक्स, रॉकेट और ग्रूट। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस मूवी के पहले और सबसे अहम कैरेक्टर के बारे में बताते हैं और वह कैरेक्टर है आयरन मैन, जिसे टोनी स्टार्क कहा जाता है और इस किरदार को निभाने वाले एक्टर का नाम रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। आयरन मैन का कैरेक्टर मूवी की शुरुआत से ही यह साबित कर देता है कि वह सिर्फ एक सुपरहीरो नहीं बल्कि पूरी कहानी की नींव है। मूवी के शुरू में टोनी स्टार्क को हम एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसे अपनी बुद्धि, टेक्नोलॉजी और ताकत पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। वह मानता है कि हर समस्या का हल वह अकेले निकाल सकता है और यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत होने के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी गलती भी बन जाती है। मूवी के शुरुआती हिस्से में टोनी अपनी लैब में व्यस्त दिखाई देता है, जहां वह आने वाले खतरे को पहले ही भांप चुका होता है और बार बार एवेंजर्स को चेतावनी देता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। यहाँ टोनी की पहली निराशा दिखाई जाती है, क्योंकि वह जानता है कि समय बहुत कम है लेकिन टीम अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। मूवी के बीच के हिस्से में टोनी अलग अलग जगहों पर जाता है, कभी स्पेस से जुड़े मिशनों में शामिल होता है, कभी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ समय और किस्मत के मुद्दे पर खड़ा दिखाई देता है और कभी अकेले ही बड़े फैसले ले लेता है। इसी दौरान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है कि वह हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। वह दूसरों पर कम और अपने दिमाग पर ज़्यादा भरोसा करता है। अतीत में अल्ट्रॉन जैसी गलती इसी सोच का नतीजा थी और उसी डर की वजह से वह हर वक्त दबाव में रहता है। मूवी में कई ऐसे सीन हैं जहां टोनी खुद से जूझता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ वह दुनिया को बचाना चाहता है और दूसरी तरफ उसे डर होता है कि कहीं उसके फैसले किसी नई तबाही को जन्म न दे दें। मिशनों के दौरान टोनी हमेशा सबसे आगे रहता है। वह दुश्मन का विश्लेषण करता है, उसकी कमजोरियां ढूंढता है, अपने सूट को लगातार अपग्रेड करता है और हर बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक हालात में कूद पड़ता है। उसके कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो पब्लिक के बीच बेहद मशहूर हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर मीम्स बन चुके हैं, खासकर वे पल जब वह मुश्किल हालात में भी व्यंग्य और मजाक का सहारा लेता है।
लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है यह मजाक धीरे धीरे गंभीरता और खामोशी में बदल जाता है, क्योंकि टोनी को एहसास हो जाता है कि इस बार कीमत बहुत बड़ी है। मूवी के आखिरी हिस्से में टोनी स्टार्क वह फैसला लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी के सफर का निचोड़ होता है। वह जानता है कि अगर वह पीछे हटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे ये भी पता होता है कि इस फैसले के बाद शायद उसकी वापसी मुमकिन न हो, फिर भी वह वही कदम उठाता है। जिस पल वह ये फैसला करता है उस पल मूवी का पूरा माहौल बदल जाता है। हर तरफ सन्नाटा, गंभीरता और भावनाएं एक साथ टकराती हैं। यही वह पल है जहां आयरन मैन की सारी गलतियां, सारी कमजोरियां और सारी कुर्बानियां एक मतलब हासिल कर लेती हैं। मूवी के अंत में आयरन मैन की कुर्बानी को सिर्फ एक हीरो की मौत नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की मुकम्मल कहानी के रूप में दिखाया जाता है जिसने अपने अहंकार, अपनी गलतियों और अपने डर से ऊपर उठकर पूरी दुनिया और पूरी कायनात को बचा लिया। पब्लिक का कहना है कि आयरन मैन के बिना एवेंजर्स अधूरे लगते हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि टोनी स्टार्क ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली हीरो वही होता है जो आखिरी पल में भी जिम्मेदारी उठाने से पीछे नहीं हटता, और यही वजह है कि आज भी आयरन मैन का नाम आते ही लोगों के दिलों में एक भावनात्मक खामोशी छा जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दूसरे अहम कैरेक्टर के बारे में बताएंगे और वह कैरेक्टर है कैप्टन अमेरिका, जिसे स्टीव रोजर्स कहा जाता है, और इस किरदार को निभाने वाले एक्टर का नाम क्रिस एवंस है। स्टीव रोजर्स एक ऐसा इंसान है जो हमेशा अपने सिद्धांतों और ईमानदारी पर चलता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि उसका व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण हर किसी के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। वह किसी भी स्थिति में कानून, न्याय और मानवता के साथ खड़ा रहता है और अपने दोस्तों और टीम के हर सदस्य के साथ सम्मान और आदर से पेश आता है। उसके मुंह से अक्सर ऐसे वाक्य निकलते हैं जो साहस और ईमानदारी की मिसाल होते हैं, जैसे वह कहता है कि हम सब एक टीम हैं और सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। मूवी के शुरुआती हिस्से में स्टीव टीम को एकजुट रखने और मिलकर निर्णय लेने की कोशिश करता है। वह टोनी स्टार्क की तरह अकेले निर्णय लेने के खिलाफ होता है और यही वजह है कि दोनों के विचार कई बार टकराते हैं। उसका व्यवहार परिवार जैसे अंदाज में होता है, जैसे बड़ा भाई सभी का ख्याल रखता हो। मूवी के दौरान स्टीव अक्सर फ्रंट लाइन पर लड़ता है, दुश्मन का सामना करता है और अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी रक्षा करता है। उसकी सबसे बड़ी सीख यह है कि कभी कभी धैर्य और सिद्धांत के अनुसार चलना अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह कुछ सच्चाइयां छुपा लेता है, खासकर निजी रिश्तों या टीम की सुरक्षा के लिए, और यही बात आगे चलकर टीम में थोड़ा तनाव पैदा करती है। पब्लिक इस कैरेक्टर के बारे में कहती है कि कैप्टन अमेरिका सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि नैतिकता और वफादारी की मिसाल है। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि स्टीव रोजर्स को देखकर युवाओं को ईमानदारी, त्याग और दृढ़ता का पाठ मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको कैप्टन अमेरिका के दूसरे हिस्से के बारे में बताएंगे, जिसमें हम उसके मिशन, बड़े निर्णय और बलिदान के पल देखेंगे। मूवी के बीच के हिस्से में स्टीव रोजर्स अलग अलग जगहों पर जाता है। कभी दुश्मन की योजनाओं को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, कभी अपने दोस्तों को हौसला देता है और कभी ऐसे हालात में खुद को खतरे में डालता है जहां सबकी जान खतरे में होती है। उसके मुंह से अक्सर वाक्य निकलते हैं जो आशा और हौसले से भरे होते हैं, जैसे वह टीम को कहता है कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम अपने उद्देश्य के लिए लड़ेंगे। स्टीव की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह हर कदम सोच समझ कर उठाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि वह कभी कभी पुराने सिद्धांतों पर इतना अड़ा रहता है कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने में देर कर देता है। इसका ये रवैया कभी कभी टीम में मतभेद पैदा करता है, लेकिन अंततः उसका उद्देश्य हमेशा सबको बचाना और सही निर्णय लेना होता है। मूवी के आखिरी हिस्से में स्टीव वह कदम उठाता है जो सभी के लिए उदाहरण बन जाता है। वह अपनी कुर्बानी, साहस और सिद्धांतों की वजह से सबकी मार्गदर्शक शक्ति बन जाता है। पब्लिक और सोशल मीडिया पर लोग उसकी इस सोच की सराहना करते हैं, कहते हैं कि कैप्टन अमेरिका ऐसा हीरो है जो दिखावा नहीं करता बल्कि चुपचाप अपना कर्तव्य निभाता है। यही वजह है कि स्टीव रोजर्स का किरदार आज भी हर दर्शक के दिल में जीवित है और लोग उसके दृढ़ संकल्प और ईमानदारी से प्रेरित होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको तीसरे अहम कैरेक्टर के बारे में बताएंगे और वह कैरेक्टर है थॉर, जिसे क्रिस हेम्सवर्थ ने निभाया है। थॉर एक शक्तिशाली सुपरहीरो के साथ साथ एक ऐसा प्रिंस है जो अपने परिवार, अपने लोगों और पूरी कहानी की जिम्मेदारी समझता है। मूवी की शुरुआत में थॉर के मुंह से अक्सर ऐसे वाक्य निकलते हैं जो उसकी आत्मविश्वास और शक्ति को दर्शाते हैं, जैसे वह कहता है कि मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर खतरे का सामना कर सकता हूँ। मूवी के शुरुआती हिस्से में थॉर अपने हथियार, हथौड़ा और बिजली की शक्ति के साथ हर मिशन में सबसे आगे रहता है। वह दुश्मनों की योजनाओं को जल्दी भांप लेता है और बार बार टीम को खतरे के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन इसी दौरान थॉर की सबसे बड़ी गलती यह सामने आती है कि वह कभी कभी अपने भावनाओं के प्रभाव में आकर फैसले करता है, खासकर जब वह अपने भाई लोकी के साथ मिशन करता है। उसकी इस आदत से टीम में कुछ भ्रम पैदा होता है और कभी कभी टीम के निर्णय में देरी होती है। थॉर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कभी हार नहीं मानता और वह हमेशा अपनी शक्ति और बुद्धिमानी के साथ दुश्मन को हर मौके पर परास्त करने की कोशिश करता है। मूवी के बीच में थॉर कई बार अलग अलग स्थानों पर जाता है, कभी दुश्मन के अड्डों पर, कभी स्पेस में खतरों को खत्म करने के लिए, और अक्सर वह अपनी जान की परवाह किए बिना सभी की सुरक्षा करता है।
पब्लिक का कहना है कि थॉर एक ऐसा किरदार है जो शक्ति के साथ साथ भावनाओं, सिद्धांत और गरिमा भी रखता है। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि थॉर का किरदार हर पल प्रेरक है और वह टीम के लिए हमेशा मार्गदर्शक की तरह खड़ा रहता है। इसका ये रोल साबित करता है कि शक्ति के साथ साथ दिल, नैतिकता और बलिदान भी जरूरी है। दोस्तों, अब हम थॉर के दूसरे हिस्से के बारे में बताएंगे जिसमें उसके बड़े फैसले, बलिदान और मूवी के अंत तक का सफर शामिल है। मूवी के मध्य और अंतिम हिस्से में थॉर ने कई मिशनों में भाग लिया, दुश्मनों की योजनाओं को नाकाम किया और अपने साथी हीरोज को हौसला दिया। थॉर के मुंह से अक्सर ऐसे वाक्य निकलते हैं जो आशा, हिम्मत और बलिदान की मिसाल देते हैं। जैसे वह कहता है कि हम अपनी शक्ति से किसी की जान नहीं लेते बल्कि सभी को बचाते हैं। उसकी सबसे बड़ी गलती यह सामने आती है कि वह कभी कभी अपने घमंड में आ जाता है और अपने फैसले दूसरों की राय के बिना लेता है। उसकी यह गलती टीम के लिए खतरा बन सकती थी, लेकिन अक्सर वह अपने निर्णयों को सही तरीके से इस्तेमाल करता है। मूवी के अंत में थॉर अपनी पूरी शक्ति, हथियार और अनुभव से दुश्मनों को हराता है और साबित करता है कि एक हीरो केवल शक्तिशाली होने से नहीं बल्कि समझदारी, बलिदान और सिद्धांत पर चलने से महान बनता है। पब्लिक और सोशल मीडिया पर लोग थॉर की हिम्मत, ईमानदारी और बलिदान की सराहना करते हैं। कहते हैं कि थॉर का किरदार न केवल एक सुपरहीरो बल्कि एक सच्चे नेता की मिसाल है और यही वजह है कि थॉर की मौजूदगी मूवी में हर पल सबको हौसला देती है और मूवी का अंत भी उसकी दृढ़ता और किरदार की वजह से यादगार बन जाता है। ये घटना डॉक्टर स्ट्रेंज के जीवन का मोड़ है क्योंकि वह अहंकार और स्वकेंद्रितता के साथ जादुई दुनिया में प्रवेश करता है। वह शुरू में एक जादूगर बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करता है और एंशिएंट वन के निर्देशन में सीखता है कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है। इस दौरान उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलता है, वह सब कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाता है और टीम वर्क की अहमियत समझता है। उसके मुंह से अक्सर वाक्य निकलते हैं जो बुद्धिमत्ता, ज्ञान और अनुभव का प्रतीक होते हैं, जैसे कि वह कहता है कि समय की समझ ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये वाक्य मूवी के कई मिशनों में महत्वपूर्ण साबित होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी जादुई शक्तियों के विभिन्न पहलुओं की खोज की, दुश्मनों की योजनाओं को समझा और टीम के साथ मिलकर कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया। स्ट्रेंज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह हर कदम सोच समझकर उठाता है और अक्सर ऐसे परिस्थितियों में कार्य करता है जहां त्वरित निर्णय लेना आवश्यक होता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने पहले अपने अहंकार की वजह से किसी से सलाह नहीं ली और कभी कभी यह रवैया टीम के लिए खतरा बन सकता था। मूवी के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज ने कई स्थानों पर मिशन किया, कभी दुश्मन के अड्डों पर, कभी अंतरिक्ष और समय के जटिल मामलों को सुलझाने के लिए, और अक्सर उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी रक्षा की। उसने अपनी शक्ति और ज्ञान को सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया, चाहे इसके लिए उसे व्यक्तिगत बलिदान क्यों न देना पड़ा। पब्लिक का कहना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार जटिल है, शुरुआत में अहंकारी दिखाई देता है लेकिन अंत में बुद्धिमत्ता, बलिदान और ज्ञान की मिसाल बन जाता है। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि उसका किरदार बहुत प्रेरक है क्योंकि वह केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि सोचने और समझने की क्षमता वाला हीरो भी है। वह एक ऐसा सुपरहीरो है जो शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक और आत्मिक शक्ति भी दिखाता है। यही वजह है कि लोग उसके किरदार से प्रभावित होते हैं और इसे यादगार मानते हैं। दोस्तों, अब हम डॉक्टर स्ट्रेंज के दूसरे हिस्से के बारे में बात करेंगे जहां से उसकी असली जिम्मेदारी शुरू होती है और उसका किरदार पूरी तरह से एक रक्षक और लीडर के रूप में सामने आता है। इस स्टेज पर डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ एक सीखने वाला जादूगर नहीं रहता बल्कि वह खुद फैसले लेने वाला इंसान बन जाता है। मूवी के इस हिस्से में वह समय, मल्टीवर्स और भविष्य के खतरों को गहराई से समझने लगता है। वह जानता है कि हर फैसला सिर्फ आज को नहीं बल्कि आने वाले कल को भी बदल है, इसलिए हर कदम बहुत सोचाता है। इस पार्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज कई ऐसे विजन और संभावनाएं देखता है जहां दुनिया बच भी सकती है और पूरी तरह तबाह भी हो सकती है। यहाँ उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग बन जाता है क्योंकि वह सिर्फ लड़ाई पर भरोसा नहीं करता, रणनीतिक प्लानिंग और सही समय का इंतजार करता है। लेकिन यहीं पर उसकी एक नई कमजोरी भी सामने आती है, वह खुद को हर चीज़ की जिम्मेदारी का अकेला मालिक समझने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने किसी को सब कुछ बता दिया तो हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए वह कई सच्चाइयाँ छुपा लेता है। मूवी के बीच के हिस्से में डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे मिशन करता है जहां उसे अपने ही फैसलों पर शक होने लगता है। कभी कभी वह सोचता है कि क्या उसने सही रास्ता चुना या नहीं। कुछ जगहों पर पब्लिक को ये लगता है कि अगर वह टीम के खुलकर बात करता तो नुकसान कम हो सकता था। यही वजह है कि दर्शक भी इस पॉइंट पर दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेंज सही था क्योंकि हर सच्चाई बताना खतरे से खाली नहीं होता, जबकि कुछ का मानना है कि उसकी यही चुप्पी कई समस्याओं की जड़ बनी। डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे बड़ी अच्छाई इस पार्ट में ये दिखती है कि वह अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड पर रखकर दुनिया के बारे में सोचता है। उसे पता है कि हीरो होना सिर्फ जीतने का नाम नहीं बल्कि सही वक्त पर सही कुर्बानी देने का नाम है। मूवी के आखिरी हिस्से में वह ऐसे फैसले लेता है जो इमोशनल भी हैं और दर्दनाक भी, लेकिन वही फैसले आगे चलकर सबसे ज़्यादा असर दिखाते हैं।
पब्लिक और सोशल मीडिया पर इस पार्ट के बाद लोग कहते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार सबसे ज़्यादा रियल लगता है क्योंकि वह परफेक्ट नहीं है। वह गलतियां करता है, खुद पर शक करता है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी से भागता नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि यह कैरेक्टर हमें ये सिखाता है कि हर बार सही दिखने वाला फैसला ही सही नहीं होता, कभी कभी गलत समझा जाने वाला फैसला ही दुनिया को बचा लेता है। मूवी के एंड तक आते आते डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसे हीरो उभरता है जो ताकत से ज़्यादा दिमाग और सोच पर भरोसा करता है। उसका किरदार यह साबित करता है कि असली हीरो वही होता है जो अकेले क्रेडिट लेने के बजाय पूरी दुनिया का बोझ उठाने को तैयार हो जाए, भले ही कोई उसे समझे या न समझे। यही वजह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का ये दूसरा हिस्सा दर्शकों के दिमाग में सवाल भी छोड़ता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लोकी की, जो एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे रहस्यमय और दिमागी किरदार माना जाता है। लोकी की एंट्री हमेशा की तरह शांत लेकिन खतरनाक अंदाज में होती है, क्योंकि यह वही किरदार है जिस पर कभी भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। मूवी की शुरुआत में लोकी को ऐसे दौर में दिखाया जाता है जहां वह समय और मल्टीवर्स के बारे में पहले से कहीं ज़्यादा जान चुका है। एंड गेम के बाद लोकी की सोच में काफ़ी बदलाव आ चुका है। अब वह सिर्फ चालाकी और शरारत नहीं करता बल्कि हालात की गंभीरता को भी समझता है। मूवी के बीच में लोकी कई ऐसे फैसले लेता है जो एवेंजर्स को उलझन में डाल देते हैं। कहीं वह ज़रूरी जानकारी छुपा लेता है और कहीं जानबूझकर सच बोलकर हालात को और मुश्किल बना देता है। उसकी सबसे बड़ी गलती यही मानी जाती है कि वह खुद को सबसे ज़्यादा समझदार मानता है और टीम पर पूरा भरोसा नहीं करता। लेकिन मूवी के आखिरी हिस्से में लोकी एक ऐसा कदम उठाता है जो साबित करता है कि वह अब सिर्फ थोर का भाई नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के संतुलन के लिए एक अहम किरदार बन चुका है। पब्लिक का कहना है कि लोकी इस मूवी का सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला किरदार है। कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं और कुछ आज भी उसे धोखेबाज कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर दर्शक मानते हैं कि लोकी के बिना एवेंजर्स डूम्सडे अधूरी लगती है। अब बात करते हैं हल्क की, जो इस मूवी में सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि समझदारी का भी प्रतीक बनकर सामने आता है। मूवी की शुरुआत में हल्क को पहले जैसा बेकाबू और गुस्सैल नहीं दिखाया जाता, बल्कि एक कंट्रोल्ड और सोच समझकर काम करने वाला किरदार दिखाया जाता है। ब्रूस बैनर और हल्क के बीच जो अंदरूनी लड़ाई थी, वह अब काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है। मूवी के बीच में जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और दुश्मन एवेंजर्स पर भारी पड़ने लगता है, तब हल्क अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आता है, लेकिन इस बार बिना बेवजह तबाही मचाए। उसकी सबसे बड़ी गलती यह मानी जाती है कि वह खुद को हर समस्या का हल समझ लेता है, जिसकी वजह से एक अहम मौके पर टीम को नुकसान उठाना पड़ता है। मूवी के अंत में हल्क सिर्फ लड़ाई नहीं करता बल्कि धैर्य और बलिदान का भी उदाहरण बनता है। पब्लिक का कहना है कि इस मूवी में हल्क को कम एक्शन मिला, लेकिन जो भी मिला वह कहानी के लिए बहुत ज़रूरी था और इसने साबित कर दिया कि हल्क सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एवेंजर्स की आखिरी दीवार भी है। दोस्तों, हमने आपको इस मूवी के सभी अहम कैरेक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह कैरेक्टर वाइज जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी हम आपको इस मूवी से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें, कहानी के छुपे हुए पहलू और ख़ास एनालिसिस बताते रहेंगे। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हमने आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दे दी है, तो अब थोड़ा सा गेम की तरफ चलते हैं ताकि आप बोर ना हों। कुछ समय के लिए हम गेम खेलते हैं और उस पर बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम एक बार मिशन में फेल भी हो चुके हैं। अभी तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब गायब हैं, लेकिन अभी देखना सब सामने आ जाएंगे, सारे एक साथ आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम इन्हें भी मार देंगे। देखो, अब यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है, जब हम उस जगह से भाग जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगर हम उनसे थोड़ी दूरी बना लें तो वो उस जगह से ख़त्म हो जाते हैं और किसी दूसरी जगह से आ जाते हैं। यानी जब तक हम उनके सामने होते हैं तब तक वो रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनसे दूर जाते हैं वो उस जगह से गायब हो जाते हैं। देखिए, जब ये सिलेंडर फटता है ना तो दुश्मन जल्दी मर जाते हैं। अगर तुरंत न भी मरें तो उनकी पावर कम हो जाती है और फिर एक ही गोली में मर जाते हैं। लेकिन गन से इन्हें मारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो गन का शोर बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा बहुत सारी गोलियां चलानी पड़ती हैं। वैसे मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये जो पिछली मूवी आई थी उससे मिलती जुलती है। वो मैंने देखी है, उसमें बहुत अच्छी बातें की गई थी, लोगों को बहुत अच्छे सबक दिए गए थे और ये बहुत अच्छी मूवी थी। तो ये इससे रिलेटेड मूवी है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये मूवी आने वाली है, मैं इसे देखूँगी। और उम्मीद है कि आपको भी मेरी तरह खुशी होगी कि ये मूवी आने वाली है, क्योंकि ये सभी मूवीज़ बहुत अलग हैं, सब्सटेंस अलग है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
देखो यार, पिछला मेरा मिशन तो फेल हो गया। ऐसे ही होता है जब सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ जाते हैं। समझ नहीं आता कि किसे मारें। एक को मारो तो अलग बात है, लेकिन जब सारे कटके एक साथ आ जाएं और एक को मारो तो एक गोली में नहीं मरती। और हाँ, इनमें कुछ बहुत खतरनाक होते हैं जो अगर एक बार हमसे टकरा जाएं तो उनकी पावर पूरी खत्म हो जाती है। कुछ तो इतने खतरनाक नहीं हैं। वैसे इस गेम में मज़ा आता है जब बहुत सारे ज़ॉम्बी हों, लेकिन सच कहूँ तो हम हमेशा फिर भी हार जाते हैं। ओह यार देखो, मैंने अभी एक गन खरीदी है और यकीन करो इसकी सिर्फ एक गोली लगती है और दुश्मन तुरंत मर जाता है। कूल, हाँ सुनकर मज़ा आया ना। लेकिन बात यह है कि इसकी गोलियां बहुत कम हैं, तो इसे यूज़ करने में थोड़ी स्ट्रैटेजी लगती है। वैसे ये गन कमाल की है और आज के बाद मैं यही लेकर आने वाली हूँ। और अब बात उस जगह की जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ, यानी जहाँ मैं अभी ये मिशन खेल रही हूँ। यार यहाँ पहले एक और मिशन था और सच बताऊँ तो मुझे वो कभी भी पास नहीं हुआ। कोल्ड स्वेट स्माइल हर बार फेल ही हुआ और आज भी वही फेल वाला सीन चल रहा है। जैसे ही मैं वहाँ कदम रखती, मेरे सामने दरवाजे खुल जाते और ज़ॉम्बीज़ अचानक आ जाते। इतना डर लगता था कि बस लगता था जैसे मेरी स्क्रीन ही हिल जाएगी। देखो, ये दरवाजे जो आप सामने देख रहे हैं ना, वही पुराने मिशन में खुलते थे। और ये जो जगह है जहाँ आपको गाड़ी दिख रही है, वहाँ भी एक दरवाज़ा होता था। वो दरवाजे खुलते और हमें अंदर जाकर ज़ॉम्बी से बचना होता था। टीयर्स ऑफ जॉय हर बार मैं मर जाती थी क्योंकि वहाँ इतने सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते थे कि लगता था भाई ये तो पार्टी शुरू हो गई। जश्न। अब जब मैं इसे खेल रही हूँ मुझे पुराने मिशन की याद आ जाती है और यही कारण है कि ये मिशन हमेशा फेल हो जाता था। लेकिन मज़ा, ओह यार मज़ा बहुत आता था, क्योंकि जब इतने सारे ज़ॉम्बीज़ सामने हों और आप अपनी सिंगल बुलेट गन के साथ उन्हें संभालो, ऐसा लगता था जैसे मैं हीरो हूँ और ज़ॉम्बीज़ मेरे लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। कूल टक्कर। तो हाँ, ये गेम मज़ेदार भी है, थोड़ा डरावना भी, और अगर आप इसे सही तरीके से खेलो तो समझो कि आप जैसे ही फेल होते हो, गेम आपको हंसने का मौका दे रहा है। और यही तो असली मज़ा है। चलो यार, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम मूवी की तरफ चलते हैं। कूल, देखो ये जो मिशन है V1, V2, सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता इसमें क्या होता है। हर बार सोचती हूँ कि अरे भाई ये तो पब्लिक मिशन जैसा है या मुझे कुछ ट्रेनिंग करनी है। टीयर्स ऑफ जॉय, मुझे लगता है कि इसमें हमें प्रैक्टिस करनी होती है। ये मिशन ऐसा है जो सीधे हमारे गेमिंग स्किल्स पर इम्पैक्ट डालता है, मतलब हमें समझना पड़ता है कि हम कैसे खेल सकते हैं, कौन सी मूव्स सही होंगी, कौन सा टाइमिंग सही है और कब हमें बचना चाहिए। सच कहूँ ये मिशन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन यही तो मज़ा है। जैसे ही आप समझ जाते हैं कि गेम किस तरह काम करता है, तभी आप असली हीरो बनते हैं। बाइसेप्स फायर। तो अब हम मूवी के रिव्यू की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस गेम और मूवी का कनेक्शन क्या है और हमें इसमें क्या सीखने को मिलेगा। और हाँ, मज़ा आएगा क्योंकि गेम और मूवी दोनों का ही जोशन अलग ही लेवल का है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अवेंजर्स डूम्सडे फिल्म के संगीत के बारे में विस्तार से बताएंगे, और यह कहना बिल्कुल ज़रूरी है कि इस मूवी का फिल्म स्कोर दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संगीतकारों में से एक एलन सिल्वेस्ट्री ने तैयार किया है। एलन सिल्वेस्ट्री ने पहले भी मार्वल के कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए संगीत दिया है, जैसे दी अवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम, और उसी स्टाइल को डूम्सडे में भी आगे बढ़ाया गया है। ये फिल्म की थीम में पुराने अवेंजर्स के आइकॉनिक म्यूजिकल लेट मोटिव थीम को शामिल करते हुए नया और रोमांचक संगीत तैयार करता है, जिससे फिल्म में आने वाले बड़े मल्टीवर्स और खलनायक के खतरों का एहसास मिलता है। मूवी के आधिकारिक ट्रेलर और प्रमोशनल क्लिप्स में जो संगीत सुनाई देता है वह उसी एलन सिल्वेस्ट्री के द्वारा तैयार किया गया मुख्य थीम म्यूजिक है, जिसे कई फैंस अवेंजर्स डूम्सडे ऑफिशियल थीम के नाम से जानते हैं। ये थीम जब भी फिल्म के बड़े लड़ाई दृश्यों, भावनात्मक संवादों या खतरे के सीन में बजता है तो दर्शकों के दिल में एक उत्साह और गहराई दोनों पैदा कर देता है। कुछ संगीतकारों और फैंस ने इस ऑफिशियल थीम को एक्सटेंडेड या एपिक वर्जन के रूप में स्पॉटिफाई, साउंडक्लाउड और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी रीमिक्स या रिमास्टर किया है, जिससे इसका प्रभाव और भी बड़ा हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि अवेंजर्स डूम्सडे के संगीत का उपयोग फिल्म में कैसे हुआ और इसका क्या असर है। एलन सिल्वेस्ट्री का संगीत सिर्फ पृष्ठभूमि की धुन नहीं है, बल्कि यह कहानी को आगे बढ़ाने वाला एक मजबूत तत्व है। जब भी अवेंजर्स के प्रमुख पात्र एक साथ लड़ते हैं या भावनात्मक अनुभव उभरते हैं, तो संगीत उन क्षणों को और भी गहरा बना देता है। फिल्म के बड़े मोमेंट्स में, जैसे कि मल्टीवर्स थ्रेट का सामना, टीम का वापसी पर एकजुट होना, या जब डॉक्टर डूम का खलनायक की रूप सामने आता है, वहाँ संगीत दर्शकों को एक अलग ही माहौल में ले जाता है। ये भावना, डर, उम्मीद और एक्शन का एक अति सुंदर मिश्रण होता है।
पब्लिक और फैंस का रिएक्शन भी यह संकेत देता है कि संगीत ने इस फिल्म की गहराई को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है, खासकर जब यह वही मूल एवेंजर्स थीम सुनाता है जिसे लोग पहले फिल्मों में सुन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई पात्र जैसे कैप्टन अमेरिका, थॉर या डॉक्टर डूम स्क्रीन पर आता है तो उसके अनुषंगिक टोन और संगीत को सुनकर दर्शकों को तुरंत एक पहचान और जुड़ाव महसूस होता है। इसी वजह से कई लोग कह रहे हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे का संगीत फिल्म की एक अलग पहचान है और यह फिल्म के बड़े पैमाने और भावनात्मक रोल को और भी शक्तिशाली बना देता है। अच्छा यार, अब देखो, जिस जगह पर हम खेल रहे हैं ना, वहाँ क्या होता है? यहाँ 2 ज़ॉम्बीज़ होते हैं और ओह मेरी जान, ये बहुत तेज़ होते हैं। फियरफुल फेस एक बार हमला करेंगे तो लगता है जैसे मज़ा ही मर गया। टीयर्स ऑफ जॉय, मतलब ये जो प्रैक्टिस वाली जगह है ना, ये सच में बहुत मुश्किल है। यहाँ जीवित रहना आसान नहीं है। एक पल ध्यान हटाओ और तुम फुस मर जाते हो। लेकिन कोई बात नहीं यार, हम भी बहुत डटकर खेलते हैं। अगर मर जाएं तो भी कोई डर नहीं, सीधा फिर से खेलेंगे। बाइसेप्स, सच कहूँ तो मज़ा तब आता है जब मुश्किल होती है, क्योंकि हर बार मरने के बाद जब आप फिर से उठकर खेलते हो तो लगता है अब तो मैं असली हीरो हूँ। कूल फायर, यही गेमिंग का असली मज़ा है, थोड़ा डर, थोड़ा स्ट्रैटेजी और ढेर सारा फन। तो कोई भी कितना भी तेज़ क्यों ना हो, हम भी हार मानने वाले नहीं हैं। हम डटकर खेलेंगे। अच्छा यार, अब हम आपको इस मूवी के फ़नी कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। देखो, ये मूवी का सबसे फ़नी कैरेक्टर कौन है? सोचो, आपको लगता है कि इस मूवी में कोई फ़नी कैरेक्टर होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। और सच कहूँ तो ये कैरेक्टर ऐसा है कि हर सीन में हंसी आ जाती है। मतलब हर बार जब ये कुछ बोलता है या करता है तो लगता है यार ये तो असली स्टार है। और हाँ, इसका कमाल ये है कि ये मूवी के बाकी गंभीर सीन में भी हल्का फुल्का मज़ा डाल देता है। तो अब हम इस फ़नी कैरेक्टर के कुछ सीन और मस्ती के पल भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको पूरा मज़ा आए। दोस्तों, चलिए अब हम आपको अवेंजर्स डूम्सडे की पूरी कहानी एक बार सुनाते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब अवेंजर्स टीम अलग अलग जगहों पर है और मल्टीवर्स में अचानक खतरे की चेतावनी आती है। डॉक्टर डूम और डूम्सडे जैसे खलनायक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पृथ्वी और समय को खतरे में डालते हैं। कैप्टन अमेरिका तुरंत टीम को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, जबकि आयरन मैन अपनी नई टेक्नोलॉजी और हथियार तैयार करता है। थॉर अपने हथियारों म्योलनीर और स्टॉर्मब्रेकर के साथ तैयार होता है। हल्क अपनी ताकत और बुद्धि का उपयोग करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज समय और मल्टीवर्स की दरारों की जांच करता है। लोकी अपनी चालाकी और रणनीति के साथ शामिल होता है, कभी हीरो की तरह, कभी विरोधी की तरह। स्कारलेट विच अपनी मानसिक और जादुई शक्तियों से टीम की मदद करती है। ब्लैक विडो पिछले अनुभवों का उपयोग करके रणनीति बनाती है और हॉकाई सही समय पर निशाना लगाकर दुश्मन को कमजोर करता है। एंटमैन और वॉस्प छोटे आकार में जाकर दुश्मन के ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। टीम को मल्टीवर्स की खतरनाक दरारों और डूम्सडे के मुख्य ठिकाने का पता चलता है। अवेंजर्स पहले मुकाबले में हार का सामना करते हैं, लेकिन प्रत्येक कड़े संघर्ष से वे सीखते हैं और अपनी रणनीति बदलते हैं। लोकी अपनी चालाकी से दुश्मन को भ्रमित करता है और कई बार अवेंजर्स को महत्वपूर्ण जानकारी देता है। हल्क बड़ी लड़ाइयों में दुश्मनों को रोकता है और स्कारलेट विच अपने शक्तियों से मानसिक हमलों को अवरुद्ध करती है। कैप्टन अमेरिका टीम का नेतृत्व करता है और आयरन मैन तकनीकी समाधान लाता है। थॉर अपनी बिजली और शक्ति से दुश्मनों को कमजोर करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज समय और मल्टीवर्स के दरवाजों को नियंत्रित करता है। ब्लैक विडो दुश्मन की योजनाओं का भेद करती है। हॉकाई महत्वपूर्ण निशानों से निर्णायक हमला करता है, जबकि एंटमैन और वॉस्प अंतिम जानकारी लाते हैं। अवेंजर्स धीरे धीरे डूम्सडे के मुख्य ठिकाने तक पहुंचते हैं, जहां डूम्सडे अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करता है। लोकी अपनी चालाकी और रणनीति से अवेंजर्स की मदद करता है। हल्क दुश्मनों को रोककर टीम को बचाता है। स्कारलेट विच दुश्मनों के जादू और मानसिक हमलों को समाप्त करती है। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन टीम के लिए अंतिम योजना बनाते हैं। थॉर अपने हथियारों और बिजली के हमलों से दुश्मनों को धराशायी करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज समय और मल्टीवर्स को संतुलित करता है। ब्लैक विडो दुश्मन की अंतिम योजना को बेअसर करती है। हॉकाई सही समय पर निर्णायक निशाना लगाता है। एंटमैन और वॉस्प टीम का समर्थन करते हुए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं। आखिरकार अवेंजर्स एकजुट होकर डूम्सडे और डॉक्टर डूम का मुकाबला करते हैं। अनेक कठिनाइयों और बड़ी लड़ाइयों के बाद वे जीत हासिल करते हैं और पृथ्वी को सुरक्षित बनाते हैं। लोकी ने अपनी चालाकी और बुद्धि से टीम की मदद की। हल्क ने अपनी ताकत से दुश्मनों को रोका। स्कारलेट विच ने जादू और मानसिक शक्तियों से खतरे को समाप्त किया। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन ने रणनीति और नेतृत्व दिखाया।
थॉर ने बिजली और हथियारों से योगदान दिया, डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स को संतुलित किया, ब्लैक विडो ने दुश्मन की योजना को बेअसर किया, हॉकाई ने निशानों से निर्णायक भूमिका निभाई और एंटमैन और वॉस्प ने अंतिम समर्थन दिया। फिल्म का अंत इस बात पर होता है कि अवेंजर्स की एकता, साहस और बलिदान ने पृथ्वी और मल्टीवर्स को सुरक्षित किया। हर करैक्टर ने अपनी जगह और महत्व को साबित किया और दर्शकों को यह एहसास हुआ कि टीम वर्क, बुद्धि और शक्ति का संतुलन ही असली जीत की कुंजी है। दोस्तों, आज हम आपको अवेंजर्स डूम्सडे फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि यह फिल्म कौन बना रहा है, कौन कौन इससे जुड़ा है और इसकी शूटिंग कहां और कैसे हुई। अवेंजर्स डूम्सडे को मार्वल स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपरहीरो फिल्म कंपनी है, और इसे केविन फीगे ने प्रोड्यूस किया है, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मुख्य निर्माता प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर 2 बार अकेडमी अवार्ड्स के लिए नामांकित जो रूसो और एंथनी रूसो ब्रदर्स हैं, जिन्होंने पहले भी अवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्देशन किया है, और यह फिल्म MCU के फेज 6 का एक बड़ा हिस्सा है। फिल्म का स्क्रीन प्ले मुख्य रूप से स्टीफन मैकफीली और माइकल वॉल्ड्रन ने लिखा है, जिन्होंने कई MCU फिल्मों के लिए साथ मिलकर शानदार स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। फिल्म की मुख्य शूटिंग 28 अप्रैल 2025 से शुरू हुई और लगभग 5 से 6 महीने तक चली, जिसमें पाइनवुड स्टूडियोज बकिंगहमशायर, इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर सेट तैयार किए गए और कई एक्शन और सिनेमैटिक सीक्वेंस शूट किए गए। कुछ जगहों पर इंटरनेशनल लोकेशंस का उपयोग भी किया गया ताकि फिल्म को अलग अलग दुनिया और मल्टीवर्स के रूप में दिखाया जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के निर्माण में एडवांस VFX, CGI और स्टंट टीम का बहुत बड़ा रोल रहा है, और फिल्मों जैसे इन्फिनिटी वॉर तथा एंड गेम का अनुभव टीम के पास होने के कारण शूटिंग आमतौर पर स्मूथ और प्रोफेशनल तरीके से हुई। फिल्म में सबसे प्रमुख कास्ट में कई पुराने अवेंजर्स और नए किरदार शामिल हैं, जैसे क्रिस हेम्सवर्थ, थॉर, एंथनी मैकी, कैप्टन अमेरिका, पॉल रड, एंटमैन, लेटिशा राइट, शूरी, ब्लैक पैंथर, टॉम हिडलस्टन, लोकी, पेड्रो पास्काल, मिस्टर फंटास्टिक, वनेसा कर्बी, इनविजिबल वुमन और कई एक्स-मैन के विलेन एवं हीरो भी शामिल हैं, जैसे पैट्रिक स्ट्यूअर्ट, प्रोफेसर एक्स, इयन मैककेलन, मैग्नीटो और एलन कमिंग, नाइटक्रॉलर। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर MCU में वापस आ रहे हैं, लेकिन इस बार अपने पुराने आयरन मैन के रूप में नहीं बल्कि मुख्य विलेन डॉक्टर डूम के रूप में, जो कि फैंस के बीच बहुत चर्चा का विषय रहा है। शूटिंग के दौरान, जैसे हर बड़े प्रोजेक्ट में होता है, कई बार रीशूट्स, एडिशनल फोटोग्राफी भी किए गए ताकि फिल्म को और बेहतर बनाया जा सके, और कुछ स्टंट सीन तथा ग्राफिक्स को और पॉलिश्ड किया गया। कई फैंस को ये लगता है कि फिल्म की शूटिंग में बहुत जटिल और टेक्निकल लीव बिहाइंड सीन भी शूट किए गए, जिससे फिल्म के अर्थ और कहानी का स्तर और ऊपर उठे। जबकि मार्वल ने हमेशा अपनी फिल्मों में गोपनीयता बनाए रखी है, लेकिन कुछ बिहाइंड द सीन्स अपडेट्स और फोटोज से पता चलता है कि कलाकारों और क्रू मेंबरों ने बड़े उत्साह और मेहनत के साथ काम किया, जिससे सेट पर एक प्रोफेशनल लेकिन मज़ेदार माहौल बना रहा। आखिरकार, अवेंजर्स डूम्सडे का शेड्यूल दिसंबर 18, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तय किया गया है, और यह फिल्म MCU के इतिहास में एक बहुत बड़ा मल्टीवर्स इवेंट साबित होने वाली है, जहां पुराने और नए किरदार एक साथ मिलकर डॉक्टर डूम जैसी महान धमकी का सामना करेंगे। इस फिल्म का लक्ष्य सिर्फ एक्शन और एडवेंचर दिखाना नहीं है, बल्कि यह भी दिखाना है कि एक टीम की भूमिका, दोस्ती, बलिदान और रणनीति कितनी ज़रूरी होती है जब दुनिया या मल्टीवर्स खतरे में हो। दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे फिल्म कहां और कैसे देखी जा सकती है। ये फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी और कुछ समय बाद आधिकारिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे डिज्नी, जोर, Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ फिल्में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या YouTube पर आधिकारिक रूप से नहीं आती हैं, इसलिए इसे केवल भरोसेमंद और लाइसेंस्ड स्रोतों पर ही देखना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि क्या ये फिल्म फ्री प्लेटफॉर्म्स पर देखी जा सकती है, लेकिन हाँ, ये कभी कभी केवल सिनेमाघरों और आधिकारिक स्ट्रीमिंग के बाद ही उपलब्ध होगी। अब बात करते हैं कि कौन लोग इसे देख सकते हैं और कौन नहीं। ये फिल्म खासकर 13 साल से ऊपर के बच्चे, युवा और सुपरहीरो, एक्शन, एडवेंचर पसंद करने वाले लोग देखने के लिए बनाई गई है। छोटे बच्चे या जो हिंसा और थ्रिलर सीन से डरते हैं, उनके लिए यह फिल्म शायद ठीक नहीं है। फिल्म के कुछ सीन बहुत ही इंटेंस और हाई एक्शन वाले हैं, जैसे कि डूम्सडे के हमले या मल्टीवर्स की लड़ाइयाँ, और इन्हीं वजह से कुछ परिवार इसे अपने छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं समझ सकते। इसके अलावा कुछ सीन में जादू और मानसिक शक्तियों का उपयोग दिखाया गया है, जो कि कम उम्र के बच्चों के लिए डरावना या भ्रमित कर सकता है। इसलिए अगर आप सुपरहीरो के फ़ैन हैं और आप एक्शन और एडवेंचर का मज़ा लेना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए पूरी तरह से मज़ेदार होगी। वहीं जो लोग धीमी गति वाली रोमांस या कॉमेडी फिल्मों को पसंद करते हैं, उनके लिए यह फिल्म थोड़ी भारी लग सकती है। इसके अलावा कई दर्शक ये भी पूछते हैं कि क्या फिल्म UN देशों में भी उपलब्ध होगी।
इसका जवाब है हाँ, मार्वल और डिज्नी ने अंतर्राष्ट्रीय वितरण की योजना बनाई है, लेकिन ये प्रत्येक देश के नियमों और सर्टिफिकेशन के अनुसार रिलीज़ होगी। जैसे भारत में ये यूएस सर्टिफिकेट के साथ होगी, जिससे 12 साल और ऊपर के बच्चे देख सकते हैं, लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी होगी। अमेरिका और यूरोप में भी यही नियम लागू हैं, लेकिन कुछ देशों में सेंसर और कट्स किए गए सीन होंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अवेंजर्स डूम्सडे फिल्म सिनेमाघरों में देखी जा सकती है, आधिकारिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर बाद में उपलब्ध होगी, और यह सुपरहीरो, एक्शन और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए पूरी तरह मज़ेदार और उपयुक्त है, जबकि छोटे बच्चे और संवेदनशील दर्शक इसे देखने से बचें। इसलिए हमेशा ऑफिशियल और भरोसेमंद स्रोत से ही देखें ताकि मज़ा सुरक्षित और पूरा हो। दोस्तों, अब हम आपसे सीधे बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अवेंजर्स डूम्सडे की चर्चा पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हो रही है और लोग इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित हैं। फैंस कह रहे हैं कि यह फिल्म एमसीयू की सबसे बड़ी मल्टीवर्स इवेंट फिल्मों में से एक होगी और इस बार पुराने और नए हीरोज एक साथ दिखेंगे। लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा उत्साह डॉक्टर डूम और डूम्सडे के मुकाबलों को लेकर है और ये देखना चाहते हैं कि कौन विजयी होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह फिल्म एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण होगी, जबकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि फिल्म में इतने सारे हीरोज़ को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण होगा। फैंस की प्रतिक्रियाएं देखकर लगता है कि ज़्यादातर लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हर सीन, हर ट्विस्ट और हर नई ताकत को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग अपने फेवरेट हीरोज़ के लिए चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि कौन सा हीरो नई चाल दिखाएगा, कौन किसको हराएगा और कौन किसकी मदद करेगा। सोशल मीडिया पर कई लोग अपने थियरीज और प्रेडिक्शंस भी शेयर कर रहे हैं कि फिल्म में क्या होगा, कौन जिंदा रहेगा और कौन हार जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर पब्लिक की उम्मीदें बहुत ऊंची हैं और हर कोई यह जानने के लिए बहुत उत्साहित है कि आखिर ये फिल्म हमें क्या नया और रोमांचक अनुभव देने वाली है। अच्छा यार, अब हमने मूवी के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो अब थोड़ा मूवी को छोड़कर गेम की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर हम यही घर में लगातार मूवी की ही बातें करें तो आप बोर हो जाएंगे। थोड़ी देर गेम को देखेंगे, थोड़ी बातें गेम पर करेंगे और फिर वापस मूवी के रिव्यू की तरफ लौटेंगे। मतलब हम ऐसे ही चलता फिरता इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे ताकि मज़ा भी बना रहे और कोई बोर ना हो। तो चलो अब देखते हैं गेम में क्या हो रहा है और थोड़ी रणनीति बनाते हैं ताकि आप भी मज़े के साथ सीख सकें कि इस मिशन में क्या करना है। देखो दोस्तों, यहाँ इस मिशन में सिर्फ 1 मिनट जिंदा रहना भी कितना मुश्किल है, ये आप नहीं समझ सकते। जगह बहुत कम है और इतने सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ आ जाते हैं कि लगता है ओह भाई अब तो गेम खत्म। खैर, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस मिशन को पूरा करें। अगर हम इसे कर लेते हैं तो फिर वापस मूवी के रिव्यू की तरफ लौटेंगे। वैसे यहाँ जो ब्लैक वाले या ब्लैक वाइट वाला जो अजीब कैरेक्टर है ना, ये थोड़े खतरनाक हैं। और देखो, जो सामने दरवाजे हैं ये किसी और मिशन में खुलते थे। मैंने आपको बताया था, तब तो सब आसान हो जाता था, बस दौड़ो और बच जाओ। लेकिन यहाँ ओह यार, अब हमें इसी तरफ घूमना पड़ता है। इस मिशन में हमें 1 मिनट या कह लें 2 मिनट जीवित रहना होता है। मतलब हमें अपने आप को बचाकर रखना होता है। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बीज़ पास आते हैं लगता है भाई ये बचना भी कोई आसान काम नहीं। कूल, चलो दोस्तों देखते हैं कि इस मिशन में हम कितना टिक पाएंगे और क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। ये वही मज़ा है गेमिंग का, थोड़ा डर, थोड़ा एड्रेनालिन और ढेर सारा मज़ा। देखो दोस्तों, सारे मेरे पीछे आ रहे हैं। अब यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये सब हमें पकड़ लेंगे। जल्दी जल्दी, ये वही पल है जब गेम में असली एड्रेनालिन आता है। दौड़ो, बचो और कोशिश करो कि जिंदा रहो। वैसे सीढ़ी पर खड़े होकर मारने का अपना ही मज़ा है। चलो यार, अब 2 मिनट के लिए गेम देखते हैं। इस दौरान हम आपके लिए मूवी का अगला पार्ट लेकर आते हैं, मतलब रिव्यू का अगला पार्ट। तो आप गेम का मज़ा लेते रहो, थोड़ी स्ट्रेटेजी देखो और फिर जल्दी ही मूवी के अगले सीन की पूरी जानकारी भी मिलने वाली है। मेरी पावर अब खत्म होने वाली है, अब मैं मरने वाली हूँ। रश्ड फेस, मुझे सबसे बचकर रहना पड़ेगा, मुझे इनसे दूर दूर रहना होगा। अगर मैं इनके पास गई तो ये मुझे बहुत जल्दी मार देंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ये एकदम से सारे एक साथ आ जाते हैं। अब गोलियां खत्म हो गई हैं, तो अब हम इस मशीन से इन्हें मारेंगे। वैसे इस मशीन से मारने में बहुत मज़ा आता है। कूल, आप जानते हो क्यों? क्योंकि एक तो गन का शोर बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी बात ये कि ज़ॉम्बीज़ एक गोली में नहीं मरते, उन्हें मारने के लिए बहुत सारी गोलियां चलानी पड़ती हैं, तब जाकर वो मरते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम इन्हें इसी मशीन से मार दें। ये ज़्यादा अच्छा और आसान तरीका है।
तो चलो अब देखो मैं इन्हें कैसे मारती हूँ। वीडियो गेम फायर। अच्छा, अब 2 मिनट बाद हम आपको मूवी की रिलीज डेट बता देंगे, ठीक है? देखो यार, अब हम नहीं बच सकते, ये सारे एक साथ आ गए हैं। यही सबसे मुश्किल समय होता है जब ये सारे एक साथ आते हैं। वैसे आप मुझे बताओ, ये जो अवेंजर्स डूम्सडे मूवी है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, क्या ये किसी और मूवी से मिलती जुलती है? दोस्तों, अब हम आपको अवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज डेट के बारे में एकदम सटीक और विस्तृत जानकारी एक साथ बताते हैं ताकि आप पूरी तस्वीर समझ सकें। सबसे पहले ये कहना जरूरी है कि इस फिल्म की आधिकारिक रिलीज डेट 18 दिसंबर 2026 दिसंबर 18, 2026 तय की जा चुकी है और यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फेज 6 की सबसे बड़ी फिल्म्स में से एक है। इस तारीख का ऐलान marvel.com और ऑफिशियल MCU पेज पर किया गया है और यही तारीख दुनिया भर के सिनेमाघरों के लिए मान्य है। पहले इसे 1 मई 2026 रिलीज होने वाला बताया गया था, लेकिन मार्वल ने इसे लगभग 7 महीने आगे बढ़ा दिया ताकि फिल्म की प्रोडक्शन, VFX, एडिटिंग और बाकी बड़े हिस्सों को पूरा समय मिल सके, क्योंकि यह मौजूदा MCU की सबसे महंगी और सशक्त फिल्मों में से एक है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और अपडेट्स में बताया गया है कि फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2025 में शुरू हुई थी और सितंबर 2025 में मुख्य फोटोग्राफी पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद भी एडिशनल शॉट्स और रीशूट्स पर काम होने वाला है ताकि कहानी और एक्शन को और बेहतरीन बनाया जा सके। इसी वजह से मार्वल ने घोषणा की कि दिसंबर 18, 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगी और यह क्रिसमस के सीजन में रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों में से एक होगी, जिसका मतलब है कि यह हॉलीवुड की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों की लाइनअप में शुमार होने वाली है। अब बात करते हैं कि लोग इस रिलीज डेट के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्यों फैंस इतनी उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया, फैन फोरम और न्यूज़ चर्चाओं के अनुसार लोग पहले से ही दिसंबर 2026 को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं, क्योंकि यह समय हर साल बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाना जाता है और छुट्टियों के दौरान परिवार और दोस्तों के साथ फिल्म देखने का माहौल बनता है, जिससे पब्लिक उम्मीद कर रही है कि डूम्सडे फिल्म क्रिसमस के सीजन में सबसे बड़ा इवेंट होगा। कई फैंस ये भी कहना शुरू कर चुके हैं कि मार्वल ये रिलीज डेट इसलिए चुना क्योंकि यह पहले की में रिलीज से बेहतर समय है। वीकेंड्स और हॉलीडे सीजन में ज़्यादा लोग सिनेमाघरों में जाते हैं। इसके अलावा फैंस ने कुछ और बातें भी सुनी हैं, जैसे कि पहला ट्रेलर या टीजर संभवतः 2026 की शुरुआत या फरवरी-मार्च 2026 में रिलीज़ किया जा सकता है ताकि फैंस को पहले से ही एक झलक मिल सके और उनकी उत्सुकता और बढ़े। इस तरह के अनुमान सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और कुछ दर्शक तो ये भी मानते हैं कि यह ट्रेलर किसी बड़े इवेंट या सुपर बाउल जैसे मौके पर रिलीज़ होगा, जिससे सबसे ज़्यादा ध्यान मिलेगा। इस सब के बीच कुछ पब्लिक रिएक्शंस में ये भी देखा गया है कि कुछ लोग मार्वल की रिलीज डेट की बदलाव रणनीति को लेकर थोड़े चिंतित हैं, क्योंकि ये बदलाव कई बार फिल्मों की मार्केटिंग प्लानिंग पर असर डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर फैंस का मानना है कि मार्वल यूनिवर्स की इतनी बड़ी फिल्म को पूरा समय दिया जाना चाहिए, खासकर जब इसमें इतने सारे हीरो, मल्टीवर्स का बड़ा इवेंट और डॉक्टर डूम जैसे विलेन शामिल हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप अवेंजर्स डूम्सडे के रिलीज डेट के बारे में सोच रहे हैं तो हाँ, यह 18 दिसंबर 2026 को निश्चित है। ये तारीख पहले से बदली गई है ताकि फिल्म को एक शानदार और प्रोडक्शन रिलीज अद्भुत रूप दिया जा सके, और पब्लिक और फैंस दोनों ही इस तारीख को लेकर अत्यंत उत्साहित हैं, क्योंकि यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बड़ा उत्सव साबित होने की उम्मीद रखता है। दोस्तों, जब हम अवेंजर्स डूम्सडे की प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं तो ये सिर्फ एक फिल्म का निर्माण नहीं बल्कि एक अत्यंत बड़ा और जटिल सिनेमाई आयोजन है, जिसको बनाने में पूरे मार्वल स्टूडियोज़ की टीम दिन रात काम कर रही है। इस फिल्म के प्रोडक्शन का नेतृत्व मुख्य रूप से मार्वल स्टूडियोज़ के प्रमुख प्रोड्यूसर केविन फेज ने संभाला है, जिनकी दूरदर्शिता और योजना तब से ही थी जब उन्होंने इसे MCU के फेज 6 का एक मुख्य ब्लॉकबस्टर बनाने का विचार किया। मार्वल स्टूडियोज़ ने शुरू से ही यह सुनिश्चित किया कि यह फिल्म सबसे बड़े पैमाने पर बने, और इसलिए उन्होंने इस फिल्म को पाइनवुड स्टूडियोज इंग्लैंड जैसे प्रमुख स्टूडियो में शूट किया, जहां विशाल सेट, हाइब्रिड कैमरा सिस्टम और एडवांस मोशन कंट्रोल कैमरा का उपयोग हुआ, ताकि हर एक्शन सीक्वेंस, मल्टीवर्स की जटिलता और कैरेक्टर्स के भावनात्मक एंगल को बखूबी पकड़ा जा सके। फिल्म की प्रोडक्शन टीम में विश्व स्तरीय तकनीशियन, VFX आर्टिस्ट्स, स्टंट कोऑर्डिनेटर्स, डायलॉग डायरेक्टर्स और कलर ग्रेडिंग विशेषज्ञ शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि हर शॉट, हर सीन और हर साउंड टेक एक विश्व स्तरीय अनुभव दे सके। विजुअल इफेक्ट्स की टीम ने खासतौर पर मल्टीवर्स के दृश्यों, ऊर्जा विस्फोटों, टाइम स्प्लिट्स और डूम्सडे के खास तकनीकी रूपांतरणों को बनाने में महीनों का समय लगाया, जिससे स्क्रीन पर जो पर्दा दिखे वह सबसे प्रभावशाली और सजीव हो। मार्वल की प्रोडक्शन टीम ने इस फिल्म को बनाने के लिए लगभग 2 से 3 गुना अधिक VFX बजट रखा, क्योंकि यह कहानी समय स्थान के टूटने, अलग अलग रियलिटीज़ का मिलन और सुपरहीरो की जीत की सबसे बड़ी लड़ाई दिखाती है।
इसके अलावा फिल्म के स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफी की बात करें तो इसमें दुनिया भर के अनुभवी स्टंट डायरेक्टर्स ने भाग लिया, जहां शूटिंग के दौरान लाइव एक्शन से लेकर CGI असिस्टेड टकराव तक हर दृश्य को बड़ी सावधानी से फिल्माया गया। प्रोडक्शन टीम ने कोविड-19 के बाद के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का कड़ाई से पालन किया ताकि कलाकारों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा बनी रहे, और इसी कारण से प्रोडक्शन में कई बार शेड्यूल और टाइमिंग को एडजस्ट करना पड़ा। फिल्म की शूटिंग एकीकृत रूप से कई देशों और जगहों पर की गई, जैसे कि पाइनवुड स्टूडियोज सबसे बड़ा हिस्सा, कुछ बाहरी लोकेशंस में फ्यूचरिस्टिक शहरों के दृश्यों के लिए कैमरा शॉट्स और ग्रीन स्क्रीन वातावरण और इंडोर स्टेज सेटअप। प्रोडक्शन टीम ने यह सुनिश्चित किया कि असल लोकेशंस और सेट डिज़ाइंस के बीच एक सीमलेस एक्सपीरियंस बने ताकि दर्शक हर फ्रेम में वास्तविकता का अनुभव कर सकें। मार्वल ट्रेडिशन के अनुसार फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में मंथ्स ऑफ एडिटिंग, साउंड डिज़ाइन, ऑर्केस्ट्रल स्कोरिंग, कलर ग्रेडिंग और एनिमेशन रिफाइनमेंट किया गया ताकि फिल्म को एक सिनेमैटिक मास्टरपीस के रूप में रिलीज़ किया जा सके। कुल मिलाकर अवेंजर्स डूम्सडे की प्रोडक्शन निर्माण प्रक्रिया एक विशाल और बहुत ही संगठित प्रयास है, जिसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, VFX, स्टंट, कैमरा, आर्ट, साउंड, एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन सभी विभागों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि इस फिल्म को MCU के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक बनाया जा सके। ये प्रोडक्शन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक वैश्विक सिनेमाई अनुभव है जो तकनीकी, कलात्मक और टीम वर्क के हर पहलू को एक साथ जोड़ता है। दोस्तों, जब अवेंजर्स डूम्सडे की प्रोडक्शन शुरू हुई तो शुरुआत से ही टीम को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीवर्स इवेंट पहले कभी नहीं बनाया गया था। सबसे पहले तो स्टोरी को शोभायमान और सुसंगत बनाने के लिए पटकथा स्क्रिप्ट को कई बार रीराइट करना पड़ा ताकि पुराने अवेंजर्स फिल्मों की कंटिन्यूटी में किसी भी तरह की गड़बड़ी न आए। इसी वजह से स्क्रिप्ट लेखन में समय अधिक लग गया, कई बार राइटर्स को रातों रात बदलाव करने पड़े, जिससे टीम पर समय की कमी का दबाव बना रहा। जब कैमरा रोलिंग शुरू हुआ तब पता चला कि कुछ लोकेशंस पर एक्सपेक्टेड लाइटिंग और मौसम कंडीशंस शूटिंग के हिसाब से अनुकूल नहीं हो रहे हैं, जिसका सीधा असर शूट शेड्यूल पर पड़ा और लोकेशन टीम को बार बार एडजस्ट करना पड़ा। कोविड-19 के बाद के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए क्रू मेंबर्स की टेस्टिंग, डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन मेंटेन करना भी एक भारी लॉजिस्टिकल चैलेंज बन गया। कई बार मुख्य कलाकारों के शेड्यूल क्लैशेस आए क्योंकि उनमें पहले से और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। VFX की मात्रा और जटिलता पहले से कहीं अधिक थी। मल्टीवर्स के अलग अलग वर्जन्स, पोर्टल्स और अल्टरनेट रियलिटीज़ को दिखाना इतना आसान नहीं था कि बस कैमरा चलाओ और हो जाए। स्टंट और एक्शन सीक्वेंसेस भी चुनौतीपूर्ण थे क्योंकि मल्टीवर्स की लड़ाइयों में अलग अलग फिजिक्स और डिस्टॉर्टेड एनवायरनमेंट्स को हैंडल करना था। जब पोस्ट प्रोडक्शन का समय आया तो पता चला कि ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन और साउंड डिज़ाइन हार्मनी क्रिएट करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि मल्टीवर्स के अलग अलग साउंड एटमॉस्फेयर्स को सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना था। एडिटिंग टीम को सीक्वेंसेस को रीअरेंज करना पड़ा ताकि टेम्पो और फ्लो ऑडियंस को निराश न करे। कई बार डायरेक्टर्स ने सीन्स को रीशूट करने का निर्णय लिया, जिससे बजट बढ़ा और रिलीज शेड्यूल एडजस्ट करना पड़ा। विजुअल इफेक्ट्स की टीम को वॉल्यूमिनस डेटा फाइल्स मैनेज करनी पड़ी और रेंडर फार्म्स के प्रोसेसिंग टाइम को ऑप्टिमाइज करना पड़ा। एक्टर्स को कंटिन्यूटी के लिए कॉस्ट्यूम्स, मेकअप और प्रॉप्स को बार बार रीसेट करना पड़ा। कई बार एक्टर्स को इमेजिनरी या वर्चुअल सेट्स में एक्ट करना पड़ा क्योंकि फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ और डिस्ट्रॉयड लैंडस्केप सिर्फ CGI में थे। इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स भी हुए कि कौन से नैरेटिव आर्क्स बेहतर होंगे। टेस्ट स्क्रीनिंग्स में फीडबैक मिला कि कुछ सीक्वेंसेस स्लो हैं। क्रू को लेट नाइट शिफ्ट्स, फटीग और फिजिकल स्ट्रेस के बीच काम करना पड़ा। हर सेटबैक ने टीम को क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन में और मजबूत बनाया। अंततः मार्वल स्टूडियोज़ ने अपनी मेहनत, कोऑर्डिनेशन और विजन से इस फिल्म को एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाया, जहां प्रत्येक चैलेंज ने अवेंजर्स डूम्सडे को और बेहतर और मज़ेदार बनाने में योगदान दिया। दोस्तों, अगर हम अवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज डेट की बात करें तो यह अब पूरी तरह फिक्स हो चुकी है और फिल्म 18 दिसंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिससे फैंस को पहले से सबसे बड़ा MCU इवेंट देखने का मौका मिलेगा। पहले इस फिल्म को 1 मई 2026 रिलीज करने की योजना थी, लेकिन मार्वल स्टूडियोज और डिज्नी ने फैसला किया कि इतनी बड़ी सुपरहीरो मूवी को बेहतर तैयार करने के लिए इसे कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ाया जाए ताकि VFX, एक्शन सीन और कहानी के हर हिस्से को और बेहतर तरीके से परिपक्व किया जा सके। इस तरह डूम्सडे को अब दिसंबर के क्रिसमस सीजन में रिलीज किया जाएगा, जो हर साल बड़े ब्लॉकबस्टर्स के लिए एक खास वक्त माना जाता है और जिससे दर्शकों को छुट्टियों के दौरान इसे थिएटर में देखने का बेहतर अनुभव मिलेगा। मार्वल ने इस बदलाव के साथ कुछ अन्य फिल्मों की रिलीज डेट्स भी एडजस्ट की हैं और अब 2026 में सिर्फ स्पाइडरमैन, ब्रांड न्यू डे और अवेंजर्स डूम्सडे ही MCU की पुष्टि की गई फिल्में हैं, जिससे फैंस की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।
इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि पहले फिल्म को मई में रिलीज करने की वजह से मार्वल के प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन पर दबाव था और इसी वजह से इसे दिसंबर में डालकर टीम को अधिक समय दिया गया। फैंस के रिएक्शन से साफ नज़र आता है कि लोग इस रिलीज डेट को लेकर बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि दिसंबर की रिलीज़ का मतलब है कि यह फिल्म साल के सबसे बड़े समय पर आएगी जब ज़्यादातर दर्शक छुट्टियों में होते हैं और बड़े स्क्रीनों पर एमसीयू का नया अनुभव लेना चाहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें एवेंजर्स डूम्सडे के सबसे फनी और मज़ेदार करैक्टर की, तो वह निश्चित रूप से एंटमैन स्कॉट लैंग है। ये करैक्टर हमेशा अपनी चुटकियों और हल्के फुल्के बर्ताव के लिए जाना जाता है और इस फिल्म में भी उसने कई ऐसे मोमेंट्स दिए हैं जो दर्शकों को हंसी पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कि एक सीन में जब डूम्सडे की बड़ी लड़ाई चल रही थी, स्कॉट लैंग अपने छोटे आकार में अचानक बड़े हीरोज़ के बीच छलांग लगाता है और उनके बीच घूम घूम कर विलेन को परेशान करता है, जिससे सारे गंभीर हीरोज़ भी हंसी रोक नहीं पाते। एंटमैन की फनी प्रकृति सिर्फ उसकी चुटकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी फिजिकल कॉमेडी और सिचुएशंस में इम्प्रोवाइजेशन भी बेहद एंटरटेनिंग है। फिल्म में कई बार उसने अपने श्रिंकिंग और ग्रोइंग पावर्स का मज़ेदार इस्तेमाल किया है, जैसे कि अचानक बड़ा होकर किसी विलन के सिर पर चढ़ जाना या छोटे आकार में छुपकर किसी सीन में कॉमिक रिलीफ देना। फैंस और पब्लिक दोनों ही इस करैक्टर के इन मोमेंट्स को लेकर बेहद खुश हैं और कहते हैं कि स्कॉट लैंग बिना किसी गंभीर संघर्ष को हल्के फुल्के अंदाज में पूरा करता है, जिससे दर्शक पूरी फिल्म का मजा ले सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, एंटमैन ही वह करैक्टर है जो एवेंजर्स डूम्सडे में सबसे ज़्यादा फनी और एंटरटेनिंग है और उसका ये हास्य फिल्म के भारी और गंभीर मूड के बीच परफेक्ट बैलेंस पैदा करता है। दोस्तों, जब हम एवेंजर्स डूम्सडे की बात करते हैं कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकती है और पब्लिक इसे कैसे ले रही है, तो कई ही बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले फिल्म के लिए शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यह विश्व स्तर पर करीब $1.50 से $2 बिलियन लगभग 12,000 करोड़ रुपए जोड़ तक की कमाई कर सकती है और कभी कभी तो कुछ विश्लेषक इसे लगभग $3 बिलियन तक भी पहुंचने वाला मान रहे हैं। अगर दर्शकों का रिस्पांस बहुत सकारात्मक रहा तो यह अनुमान दर्शाता है कि यह फिल्म पुराने एवेंजर्स के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्मों के करीब हो सकती है। अब बात पब्लिक की सोच की करें तो मार्वल के प्रशंसक यह मानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे एक ऐसा इवेंट मूवी होगा जो फ्रेंचाइजी के सबसे बड़े किरदारों और मल्टीवर्स की सबसे ज़्यादा भावनात्मक कहानी लेकर आएगा। इसलिए लोग इस फिल्म को देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं और सिनेमाघरों में टिकट खरीदने के लिए पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिल्म 2026 की सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्मों में से एक बन सकती है और अगर ये $2 बिलियन पार करती है तो ये सिद्ध कर देगी कि एमसीयू को अभी भी दर्शकों का समर्थन मिला हुआ है। हालांकि कुछ ऑब्जर्वर्स ये भी मानते हैं कि मार्वल पिछले कुछ सालों में इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के कारण थोड़ी थकान महसूस कर रहा है और अगर कहानी या एग्जीक्यूशन दर्शकों को उतना प्रभावित नहीं करती जितना फैंस उम्मीद कर रहे हैं, तो फिल्म शायद एंड गेम जैसे रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए, लेकिन फिर भी अंत तक एक बहुत बड़ी हिट होगी, खासकर जब फिल्म के पास नॉस्टैल्जिया, लेगेसी कैरेक्टर्स और एक बेहद बड़ा एंसेंबल कास्ट है। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात करें तो एवेंजर्स डूम्सडे को सबसे बड़ी संभावित ब्लॉकबस्टर्स में से एक माना जा रहा है। लोग इसे सिर्फ एक सिनेमा अनुभव नहीं बल्कि एक वैश्विक इवेंट के रूप में देख रहे हैं, जिसको देखने के लिए साल 2026 के अंत तक दुनिया भर में सुपर फैन सिनेमाघरों की तरफ खींचे चले आएंगे। इसलिए इसके कमाई के आसार बहुत जोरदार हैं और यही वजह है कि पब्लिक और फिल्म इंडस्ट्री दोनों इसे 2026 का एक बड़ा बॉक्स ऑफिस धमाका मान रहे हैं। दोस्तों, हमने बहुत कोशिश की है कि हम आपको पूरी जानकारी दे सकें और हमने बहुत कुछ आपको बताया भी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर हम बात करें कि एवेंजर्स डूम्सडे से दर्शकों को क्या सीखने को मिलता है और लोग इसे देखने के लिए क्यों उत्साहित हैं, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन पैक्ड सुपरहीरो मूवी नहीं है, बल्कि इसमें टीम वर्क, समर्पण और सही समय पर सही निर्णय लेने का संदेश भी मिलता है। फिल्म में दिखाया गया है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, अगर हीरोज़ मिलकर काम करें और अपने व्यक्तिगत मतभेदों को पीछे छोड़ दें तो कोई भी खतरा पार किया जा सकता है। यही कारण है कि फिल्म के कई इमोशनल और इंस्पायरिंग मोमेंट्स दर्शकों को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस फिल्म की विशेषता और आकर्षण इसके मल्टीवर्स की जटिल दुनिया, सभी सुपरहीरोज़ का एक साथ आना और क्लाइमैक्स की बड़ी लड़ाई है। पब्लिक को इसका सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें मार्वल के सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर्स की कैमियो अपीयरेंसेस हैं और हर सीन में ऐसा सस्पेंस और थ्रिल है कि दर्शक सीट से उठना नहीं चाहते। लोग इस फिल्म को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एमसीयू का एक महाकाव्य इवेंट है जो पूरी फ्रेंचाइजी के लिए निर्णायक मोमेंट साबित होने वाला है।
कुल मिलाकर दोस्तों, अवेंजर्स डूम्सडे दर्शकों को ये सिखाती है कि टीम वर्क और करेज से बड़ी चुनौतियां पार की जा सकती हैं, और यही सब बातें इस फिल्म को इतना आकर्षक और मज़ेदार बनाती हैं कि लोग इसे देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में सारी जानकारी अच्छी लगी हो, जैसे कि हमने आपको कैरेक्टर्स, स्टोरी, फनी मोमेंट्स, बॉक्स ऑफिस, म्यूजिक, प्रोडक्शन और रिलीज डेट सब कुछ विस्तार से बताया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो में कोई मज़ेदार या नया फैक्ट मिला हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा कैरेक्टर कौन सी थी और आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा। दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हम और भी रोचक और मज़ेदार कंटेंट लाते रहेंगे, इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।